नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों भाजपा अपने ही लोगों के साथ खेल खेलने के लिए सियासी बिसात बिछा रही है। इस खेल के केंद्र में हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। जी हां, 2017 में भाजपा हाईकमान ने जब उन्हें सीएम की कुर्सी पर बिठाया था तो उम्मीद यही रही होगी शायद कि बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरह योगी जी भी वफादार प्यादे की तरह भाजपा की बिछाई बिसात पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन भाजपा की उम्मीदों को गलत साबित करते हुए योगी जी ने बतला दिया कि इस खेल में वजीर से लेकर के प्यादे तक की भूमिका वे खुद ही तय करेंगे। इस बात की परेशानी भाजपा हाईकमान को महसूस तो हो रही थी, लेकिन अब यह खलबली धरातल पर आ गई है। आलम यह हो गया है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। पहले खबर यह आई कि बीजेपी आरएसएस की सहमति से यूपी के सीएम को बदला जा रहा है। फिर खबर आई कि योगी पर गाज नहीं गिरेगी बल्कि कैबिनेट में फेरबदल होगा। खबर यह भी चल रही थी कि दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा को हटाया जा सकता है। इन दोनों में से किसी एक की जगह प्रधानमंत्री मोदी के खासम खास पूर्व नौकरशाह अरविंद कुमार शर्मा को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। खैर, इन तमाम अटकलों पर अभी एक खामोशी है। सबकी नजर अब दिल्ली में बीजेपी आलाकमान पर टिकी हुई है। लेकिन इस बीच यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा और आरएसएस के पास योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई चेहरा नहीं है। योगी की लोकप्रियता में जिस प्रकार कमी आई है उससे बीजेपी खेमा परेशान तो है ही। ऐसे में और क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर मंथन भी अंदर खाने में चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे आज योगी जी का जन्मदिन था और एक तरफ यूपी में इसी जन्मदिन के मौके पर एक तरफ यूपी के बेरोजगारों ने इस दिन को खास बनाने के लिए और अपनी समस्याओं पर ध्यान दिलाने के लिए 1 मिलियन ट्वीट करके बेरोजगार दिवस मनाया, तो दूसरी तरफ आज योगी जी को न तो पीएम मोदी ने सार्वजनिक तौर पर बधाई दी और न ही अमित शाह ने। दरअसल ट्विटर पर इन दिनों बधाई देने का रस्म हो चला है, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो कई सवाल हैं और उन पर खरी खरी चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल इस वक्त मौजूद है। आइए आप सबका परिचय करवाऊं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे कार्यकारी संपादक जयशंकर गुप्त जी। जयशंकर जी, आपका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार अमरीश कुमार जी जुड़े हुए हैं। अमरीश जी, आपका स्वागत है। और स्वागत करता हूं आवेश तिवारी जी आपका, और आप तीनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और स्वागत करता हूं दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सब जो इस वक्त तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं और इस कार्यक्रम में खरी खरी बातें करेंगे। और खासकर आज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी को बधाई। लेकिन कई सारे सवाल हैं। उन सवालों के साथ हमारे साथ जो तीनों वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है उनके साथ हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या योगी बनाम मोदी और शाह हो गया है? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी और आदित्यनाथ, योगी का जन्मदिन है, मोदी जी और अमित शाह जी ट्विटर पर दिखाई नहीं दिए। क्या कहेंगे? आमतौर पे तो दिखते हैं लोगों का, जब भी किसी का होता है जन्मदिन तो ट्वीट जरूर करते हैं। अमित शाह भी करते हैं और मोदी जी भी करते हैं। लेकिन आज शाम तक चलती रही खबरें ट्विटर पे, बल्कि लोग मजाक ग्रुप बनाते रहे कि साहब अब इतना बज गया, अब 5 बज गया, अब 6 बज गया, अभी तक कोई उनका ट्वीट संदेश नहीं आया। हालांकि मीडिया की रिपोर्ट्स में था कि शायद उन्होंने मोदी जी ने सुबह फोन करके, अमित शाह जी ने भी फोन करके योगी जी को जन्मदिन की बधाई दी है। देखिए, ये तो सब चलता रहता है, किसने बधाई दी, सार्वजनिक रूप से क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन ये जो हाल के दिनों में खबरें तो चल ही रही हैं, लगातार चल रही हैं, और उसमें कहीं ना कहीं दम भी दिखता है कि साहब रिश्तों में उतनी मिठास नहीं रह गई है। एक तरह की खटास या कड़वाहट जो है घुल गई है। और जैसे बीच में कुछ लोग दिखाते हैं कि साहब एक बार प्रधानमंत्री से बातचीत हो रही थी तो कितनी दूर पे उनकी कुर्सी लगाई गई थी। मतलब आमतौर पे जो सोशल डिस्टेंसिंग का भी मामला होगा तो 2 फीट का होगा या 2 मीटर का हो सकता है, लेकिन वो काफी लंबा दिखाया गया था, फासला दिखाया गया था। तो एक तो ये अच्छा, बहुत ये भी बीच बीच में खबर चल रही थी कि योगी जी ने कई बार समय मांगा है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन उनको समय नहीं मिल पा रहा है। अब ये सब तो क्या इसके अंदर का सच है, ये अंतःपुर की बातें हैं, ये उनके लोग जानेंगे। लेकिन ये जरूर है कि आज उत्तर प्रदेश को लेकर के न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि उसको संचालित करने वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व भी परेशान है। अब वो क्यों परेशान है? योगी जी के रहते भाजपा की नैया पार हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि 9-10 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के।
अगर उनको हटाते हैं तो उसके बाद किसी को लाते हैं, किसको लाते हैं, वो उसकी स्वीकार्यता ये 8-9 महीनों में बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, और फिर वो ऐसा कोई मिरेक्किल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा जिससे भाजपा की नैया पार हो जाए चुनाव की। तो इसको लेकर के गहन मंथन का दौर चल रहा है। अभी तो सुना मैंने कि मोहन भागवत ने खुद ही कमान अपने हाथ में ले ली, और उसमें सारे लोग उनके जो बड़े जो 3 सरकारवाह और सहकारवाह जो हैं वो लोग मंथन कर रहे थे, पार्टी के नेताओं के बीच में चल रहा है। तो अब इसको लेकर के देखिए, दिक्कत एक ही बात है, जैसा अभी बीच में भी हम लोग की चर्चा हो रही थी कि सवाल भाजपा के आलाकमान या आरएसएस के आलाकमान के सोचने से ज्यादा महत्वपूर्ण आज की तारीख में ये हो गया है कि उत्तर प्रदेश का आलाकमान जो है, जो जनता जनार्दन है, जो किसी को भी जिताती हराती या सत्तारूढ़ बनाती है, वो आलाकमान क्या सोचता है। जो अभी के जो पंचायत के चुनाव हुए हैं या जो माहौल दिखाई दे रहा है, जो सोकाल सर्वे भी कराए जा रहे हैं, इनके अपने लोगों के द्वारा भी सर्वे कराए जा रहे हैं, उसमें कहीं से भी 100 का आंकड़ा पार करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अगर विपक्ष बंट गया और एक दूसरे में जूतम पैजार होती रही तो फिर तो बात अलग एक हो सकती है, अन्यथा जो है बहुत हालत अच्छी नहीं है। तो कुल मिलाकर के यही है कि मंथन का दौर इसी पर चल रहा है, और ये तो तय है कि मोदी जी योगी जी को पसंद नहीं करते हैं। कारण उसका एक ये भी है कि बीच बीच में जो योगी के अपने भक्त और अंधभक्त मंडली के लोग हैं, जो उनको हिंदू हृदय सम्राट और क्या क्या सब साबित करने में लगे हुए हैं। कई बार आरएसएस भी कोशिश करता है कि उनको हिंदू राष्ट्र का पोस्टर बॉय या हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना करके पेश किया जाए। तो मोदी जी को कहीं ना कहीं लगता है कि ये आदमी हमारे लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनौती बन सकता है। तो अगर ऐसी कोई चुनौती, मतलब आज तक तो इतिहास में यही रहा है कि मोदी जी का जो रहा है कि जो उनके रास्ते में आया, या तो वो एकदम सबड्यूड होकर के उनके सामने नतमस्तक होकर बैठ गया, या फिर उसको किनारे लगा दिया गया। तो अब योगी के साथ भी ऐसा हो पाएगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। अमरीश जी, आपके पास सीधा आना चाहूंगा। और हालांकि अभी जयशंकर जी जैसा बता रहे हैं, और खबरों में मैं भी कुछ एक जगह पढ़ा कि मोदी और शाह और राजनाथ सिंह ने हालांकि ट्वीट किया है, लेकिन इन लोगों ने भी बधाई दी है, फोन करके बधाई दी है। अमूमन ये देखा गया है कि मोदी जी इस मामले में ट्वीट करने में काफ़ी आगे रहते हैं। जब अपने लोगों को बधाई देने की बारी आती है, इंडियन क्रिकेट टीम जीतती है, उस पर भी जब वो ट्वीट कर देते हैं, तो जब उनके ही साथी एक इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री अगर उनका जन्मदिन है आज, तो बधाई ट्विटर पे देना चाहिए था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है अमरीश जी कि मोदी और शाह ने बधाई न दे करके ट्विटर पे, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं, या सार्वजनिक तौर पे बधाई न दे करके शायद ये साफ कर दिया है कि वो योगी जी के साथ में दोस्ताना रवैया नहीं रख रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें और कि एके शर्मा, जो अरविंद कुमार शर्मा हैं, उनको भी योगी जी जो हैं वो खास तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ये भी साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि उनका स्टैंड भी साफ है। तो सवाल ये है कि कौन किसको चुनौती दे रहा है और किसके पास कुछ खोने का या बहुत कुछ खोने का डर है। ये ओवरऑल एक तरफ योगी, दूसरी तरफ मोदी, तीसरी तरफ और मोदी और शाह कह लें, इन लोगों के बीच में आखिर चल क्या रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में जो चीजें बदल गई हैं, बहुत कुछ बदल गया है। उन तमाम बातों पे मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप विश्लेषण करें। देखिए, ऐसा है कि पहला तो नंबर 2 का झगड़ा है, नंबर 1 का मामला नहीं है। नंबर मोदी अभी है, 2024 तक है, उसके बाद आरएसएस के भी एक बड़ा समारोह होने वाला है, संघ के भी 100 साल का मामला है। और उसके अलावा मोदी जी उसके बाद की पारी पे आएंगे, इस पे भी संशय है। तो इसलिए उनके बाद कौन होगा, इसी को लेकर के एक तरीके से प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है। योगी जी को लोगों ने हिंदू नेता के रूप में एक तरीके से प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था काफी पहले, और अमित शाह जैसा आप देख रहे हैं कि अमित शाह नंबर 2 पे हैं। तो वो टकराहट मोदी और योगी के बजाय, जैसा बताया जा रहा, हमें लग रहा कहीं योगी और शाह के बीच में कुछ प्रतिस्पर्धा है, मोदी और योगी के बीच में। हाँ, अरविंद शर्मा को जो भेजा गया है, उसको एक दौर में योगी जी ने इंतजार कराया, नहीं लिया कैबिनेट में, फिर बात हो रही है फिर। लेकिन योगी जी की स्थिति अभी पिछले 2 साल के अंदर कम से कम ये स्थिति तो बना दी है आरएसएस ने कि वो मोदी के बाद स्टार कैंपेनर हैं भारतीय जनता पार्टी के और हिंदुत्व के चेहरे हैं। इस समय ब्रांड मोदी के बाद दूसरा कोई बड़ा चेहरा अगर संघ का है तो योगी है। यही वजह है कि इतने दिन से 10 दिन 15 दिन से जो कवायद चल रही है उसमें कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, और योगी को हटाने की बात एकदम असंभव है। हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा।
और संघ का हाथ पूरी तरह योगी के ऊपर है। अभी जो कोरोना काल में दिक्कतें हुई है, संघ की चिंता दूसरी है। संघ की चिंता ये कोरोना काल में जो मिसमैनेजमेंट हुआ है उससे जनता का आक्रोश काफी बढ़ रहा है, उसको कैसे संभाला जाए। असंतुष्ट विधायक, करीब 200 से ज्यादा विधायक सरकार के खिलाफ आते हैं ऐसा बताया जा रहा है, और काफी विधानसभा में भी देखा गया है। उनको कैसे संभाला जाए, मंत्रियों को कैसे संभाला जाए। केशव प्रसाद मौर्य हैं, अगड़ी जातियों और पिछड़ी जातियों का जो सामाजिक समीकरण था उसको कैसे बरकरार रखा जाए, ये सब चुनौतियां संघ के सामने हैं। संघ के सामने ये संघ देखिए पहले आग में घी डालने नहीं आया था। उत्तर प्रदेश में जो लोग आए थे वो कोई रास्ता निकालने आए थे, वो योगी को अस्थिर करने नहीं आए थे। योगी के साथ साथ वो ये भी चाहते थे असंतुष्टों की जो मुहिम है उसको कम से कम डाइल्यूट किया जाए, और किस तरह जो कोरोना काल में बद इंतजामी का असर दिख रहा है, चारों तरफ जनता का आक्रोश है, उससे कैसे बचा जाए इसका रास्ता निकालने आए। तो काफी हद तक अब एक सहमति बन रही है, जो दिख भी रहा है हमें कि आने वाले समय पे अगर कैबिनेट रिसफल होता है तो उसमें अरविंद शर्मा हो जाएंगे। जहां तक ट्विटर की और ट्वीट की बात है, अभी एक वेबसाइट पे भी आ चुका है, उनको बधाई दी गई है। ट्विटर वाले मामले को हमें लगता है बहुत तूल देने वाला मामला नहीं है। ये जरूर है कि योगी जी की स्टाइल जो है काम करने की बहुत अलग है। हम लोग जनसत्ता में मैं लिखता रहा हूं कि योगी जी एक दौर में 4 साल 11 महीने राजपूत होते थे, 1 महीना जो चुनाव का होता था उसमें वो हिंदू हो जाते थे। तो उनकी जो राजपूतों के बीच में उनका जो असर है वो भी संघ जानता है, बाकी लोग भी जानते हैं। ऐसे में हमें नहीं लगता है कि योगी को लेकर के आरएसएस कोई भी ऐसा कदम उठाएगी जिससे योगी नाराज हो। और योगी की स्टाइल है, योगी अपनी स्टाइल से काम करते हैं। वो ब्यूरोक्रेसी को भी बहुत साथ लेके नहीं चलते हैं, कैबिनेट के सहयोगियों को बहुत साथ लेके नहीं चलते हैं। तो ये नई बात नहीं है, ये पहले भी पता था। जब योगी को बनाया जा रहा था तो कोई विधायक थोड़ा ना उनके समर्थन में थे। आज 200 विधायक अगर विरोध में है तो उस समय भी 150 विधायक विरोध में थे, उससे क्या फर्क पड़ा। योगी जी बने इसलिए कि योगी जी हिंदुत्व का नया चेहरा, उस चेहरे की जरूरत संघ को है। इसी वजह से योगी जी बरकरार हैं और बरकरार रहेंगे। जी जी आवेश जी, आपके पास सीधा आना चाहूंगा। और जब संघ की बात हो रही है तो एक तरफ बीजेपी का एक बड़ा कुनबा जो है वो योगी को पसंद नहीं करता है, ये साफ है। जैसे अभी भी अमरीश जी भी बता रहे हैं कि हाँ 150 के लगभग ऐसे विधायक थे जो उस समय पसंद नहीं करते थे। और ये आज भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ा कुनबा है जो पसंद नहीं करता है। दूसरी तरफ आरएसएस जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ओवरऑल ये भी हम खुल के नहीं कह सकते हैं कि आरएसएस सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल ये मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश की इस राजनीति में, सियासत में, और खासकर योगी के इर्द गिर्द की जो राजनीति है उसमें आरएसएस की क्या भूमिका हो सकती है, क्या भूमिका है? क्या संघ इसमें कोई रेफरी का काम कर रहा है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले बंगाल चुनाव में भारी हार और फिर देश में जो कोविड की विभीषिका रही, पूरे देश ही नहीं दुनिया भर की मीडिया ने जिस तरह से लिखा, जिस तरह से जनता में त्राहिमाम मचा, उसने पूरे मोदी के व्यक्तित्व को, जो मोदी नाम का ब्रांड था, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। दूसरी बात, इस जो मोदी नाम के ब्रांड को चोट पहुंची, उसका कहीं ना कहीं से योगी को एज मिला। जिस तरह से आज योगी सीना तान के खड़े हैं, संघ के हस्तक्षेप, संगठन के हस्तक्षेप, इन सबके हस्तक्षेप के बावजूद अरविंद शर्मा को स्थापित नहीं किया जा सका। और ऐसा नहीं है कि ये कोशिश कोई पहली बार की जा रही है। आप ये 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले महेंद्र नाथ पांडे को इसी तरह से भेजा गया था, क्योंकि ये बात सब लोग जान रहे थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कि ब्राह्मण मतदाता जो है भाजपा से बहुत नाराज है। वो ये समझा जा रहा था कि महेंद्र पांडे जी को कोई बड़ी जगह मिलेगी, ये मिलेगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनको भी टिकने नहीं दिया। लोकसभा चुनाव, आम चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद महेंद्र नाथ पांडे दिल्ली बुला लिए गए, अरविंद शर्मा को भेजा गया, एकदम उनके लिए भी अड़े थे कि नहीं बनने देंगे, एमएलसी बन गए, कैबिनेट में जगह नहीं दी, बैठे हुए हैं 8 अप्रैल से बनारस में अरविंद शर्मा, अब तक बैठे हुए हैं। अब पहले सुनने में आ रहा था कि डिप्टी सीएम बनाएंगे, अब पता लग रहा है कि शायद कैबिनेट में भी जगह नहीं मिल पाएगी क्योंकि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते। देखिए, यह बात साफ साफ दिख रही है कि जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है,
वह इस बात को जान गया है कि योगी आदित्यनाथ को डिस्टर्ब करके और मोदी की बातों को बढ़ावा या अमित शाह की बातों को मान करके देश की जंग नहीं जीती जा सकती। वो जानते हैं कि जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, हमें योगी आदित्यनाथ का कहा मानना पड़ेगा। और चूंकि ब्रांड मोदी नष्ट हो चुका है, ब्रांड मोदी विध्वंस के कगार पे है, तो वैसे में योगी आदित्यनाथ को भी नाराज करके उत्तर प्रदेश में अपनी मट्टी पलीत करने का फिलहाल संग नहीं जा रही है। यह बात साफ नजर आ रहा है। और जैसा कि अमरीश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 200 से ज्यादा विधायक नाराज हैं। और एक बात और भी बताऊं कि जो 200 से ज्यादा विधायक नाराज हैं, यह गलतफहमी बिल्कुल नहीं चाहिए कि ये विधायक समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं या फिर बसपा की तरफ जा रहे हैं। दरअसल उनमें से ये जो गुटबाजी है, इस गुटबाजी में बीजेपी के दिल्ली सीधे शामिल है, मोदी शाह के लोग सीधे शामिल हैं, बंसल सीधे शामिल है, अरविंद शर्मा सीधे शामिल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी सीधे शामिल है। यह सच्चाई है। संघ की बुद्धि फेर गई है। संघ समझ नहीं पा रहा है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। और एक बात और भी है कि भाई देखो, सब कुछ तो ठीक है, राजीव जी आप बताइए, जिसके घर में किसी की मौत हुई होगी, जिसके अपने परिजन बने होंगे, जिसके मित्र बने होंगे, वो मोदी को, वो बीजेपी को कैसे मतदान कर पाएगा? ये जानती है कि इस खतरे को संघ जानता है, इस खतरे को बीजेपी समझ रही है। और यह बात भी जानते हैं ये लोग कि अगर योगी आदित्यनाथ नाराज हुए तो जैसा कि 2013 से पहले होता था कि हर बार विधानसभा चुनाव में वो अपने कैंडिडेट खड़ा कर देते थे और बीजेपी को ही हरवाने में लग जाते थे, वो फिर कर देंगे। क्या कर लेगी बीजेपी? तो दरअसल खतरा बड़ा है। यह टकराहट जो है मोदी और योगी के बीच की, इस वक्त एकदम पूरी तरह से उबल करके दूध ऊपर आ चुका है। और मुझे लगता है कि कुछ देखते जाइए, ये सिर्फ बात ट्विटर की नहीं है कि ट्विटर पे मुबारकबाद नहीं दी। हो सकता है कि मुबारकबाद आज इसलिए ना दी हो कि ट्विटर पे आज सरकार बहुत नाराज है, संघ के 3 बड़े लोगों के नाम से ब्लू टिक हटा दिया गया। उनके लिए तो प्रतिष्ठा का सवाल यही है। सोशल मीडिया के दम पर चुनी हुई सरकार है, कोई विकास के मुद्दे पर तो देखिए बीजेपी नहीं आई, ये बात सब कोई जानता है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव जीत करके आई, यह सच्चाई है। ये था एक आइडियोलॉजी थी कि बीजेपी के पीछे जो आइडिया काम कर रहा था, वो एक ये काम कर रहा था कि मोदी सत्ता में आएंगे, योगी सत्ता में आएंगे तो मुस्लिमों की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मोदी जी आएंगे तो मुसलमान पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे, योगी जी आएंगे तो मुसलमान बोल नहीं पाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि पूरी तरह से जो जातीय व्यवस्था पर टिकी राजनीति थी पूरी उत्तर प्रदेश की, वो बहुत जोर शोर के साथ जातियों ने बीजेपी के खिलाफ, अलग अलग जातियों ने, सवर्णों ने अलग, दलितों ने अलग, पिछड़ों ने अलग मोर्चा खोल दिया। अब उसमें अब चक्कर यह है कि योगी आदित्यनाथ इससे निकले तो कैसे निकले, और खुद निकलने को तैयार नहीं। वो खुद, उनकी बुद्धि में यह नहीं है कि थोड़ी सी संघ की बात मान ले, थोड़ी सी मोदी की बात मान ले। वो जिद्दी आदमी है, नहीं मानेंगे और उसका खामियाजा निश्चित तौर पे बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जयशंकर जी, सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी यानी अपने संगठन बीजेपी पार्टी और दूसरी तरफ आरएसएस दोनों से बड़े हो गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूं कि जरा आप उस पर प्रकाश डालिए। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा हमारे मित्र अभी कह रहे थे, दोनों मित्र कह रहे थे, तो आवेश तो हमारे पुत्रवत हैं, उनके पिता हमारे मित्र हैं, तो इसलिए वो तो एक अलग बात हो गई। देखिए आरएसएस ने यह सही है कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के रूप में पेश करने की कोशिश की। लेकिन यह भी एक सच है, अम्बरीश जी को भी पता होगा इस बात का, योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए चुनाव प्रचार करने के लिए पूरे देश भर में, यहां तक कि हैदराबाद की म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में भी चले गए प्रचार करने के लिए, लेकिन कहीं पर भी सफलता नाम का शब्द उनके साथ नहीं जुड़ा। आप अगर पूरा सर्वे करके देख लें, या आरएसएस के पास भी लोग, उनके जो शुभ चिंतक हैं, सो कॉल्ड इन्वर्टेड कामा में, वो लोग पहुंचा रहे हैं कि साहब देखिए यहाँ जहां गए उसमें कितनी सीटों पे हमको जीत मिली है, कितनी सीटों पे हार मिली। तो वो वाला भी मामला नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि
आरएसएस या भाजपा का जो आला कमान है उसके सामने दो बड़ी चुनौतियां आएंगी। एक चुनौती तो 9-10 महीने पहले, जैसा मैंने कहा, कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का है, क्योंकि बंगाल और तमिलनाडु की हार के बाद और केरल में 0/0 हासिल करने के बाद अगर उत्तर प्रदेश में भी हार हो जाती है खुदा न खास्ता, तो फिर जो 2024 की बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती जो है, वो फिर अधर में लटक जाएगी। इसलिए इसको किसी हालत में भी भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का आलाकमान जो है हारना नहीं चाहेगा, पिछड़ना नहीं चाहेगा। अब रह गया सवाल मोदी और योगी की। दोनों, देखिए, दोनों के अंदर अहम का टकराव तो है, और मैंने समझता हूं कि अगर स्थितियां अनुकूल रहेंगी तो मोदी चाहेंगे कि 2024 में भी उन्हीं को चेहरा बना करके चुनाव लड़ा जाए, वही आए, और जब 2026 में 25-26 में जब आरएसएस का मनाया जाए 100वां वर्ष, तो वो उसमें प्रधानमंत्री के रूप में रहें। क्योंकि जिस ढंग से उनकी तैयारियां चल रही हैं, सेंट्रल विस्टा बनाना, नई संसद बनाना, नया प्रधानमंत्री निवास बनाना, हर जगह ये चिपकेगा कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनवाया, कम से कम आरएसएस या भाजपा के पास ये कहने के लिए तो हो जाए कि कुछ काम इन लोगों ने भी किया आजाद भारत में। तो वो उस सब को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि मोदी जी अपने किसी भी प्रतिद्वंदी को, जो उभर रहा होगा प्रतिद्वंदी, जैसे कई बार होता है कि अमित शाह का नाम बड़ा तेजी से उछलना शुरू हो जाता है, अब उसी के बाद देखिएगा कि जब ये चर्चा ज्यादा जोर पकड़ती है तो फिर अमित शाह एकदम सबड्यूड हो जाते हैं। पता लगा कि वो सोशल मीडिया से, यहाँ से मीडिया से गायब हो जाते हैं, तब सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि भाई वो किस खो में, किस गुफा में जाके बैठ गए हैं, कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं हो गए। इस तरह की जो रूमर्स जो है, जिस काम में आरएसएस के लोग ज्यादा माहिर हैं, इस तरह का काम शुरू हो जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं है कि योगी जी किसी हालत में भी, अरे मोदी जी किसी हालत में भी योगी को उस ढंग से उभरने देंगे, हिंदुत्व के अनदर पोस्टर बॉय के रूप में सामने आने देंगे, ये मुझे लगता नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो राजनीतिक फैसले होते हैं, जब भी सत्ता परिवर्तन का हो या कैबिनेट में सफल का पुनर्गठन का मामला हो या कुछ भी हो, तो ये सार्वजनिक चर्चाओं के बीच में बहुत कम होते हैं। जब सार्वजनिक चर्चाएं बड़ी जोर पकड़ने लग जाती हैं कि साहब ये मुख्यमंत्री हटाए जाने वाले हैं या ये होने वाला है, तो उस समय किसी भी राजनीतिक दल का आलाकमान जो है उसे थोड़ा सा परे करता है, अपने को सबड्यूट करके, फिर बाद में बीच में अचानक एक फैसला आ जाता है। तो इसलिए राजनीति में कब क्या होगा इसके बारे में गारंटी से कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि जो जंग से जो खटास वाली बातों को लेकर के, अब देखिए, बात बात में ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जन्मदिन पे ट्वीट नहीं करते हैं, ये फोन की बात किसको क्या मालूम कि फोन पे उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो एक अलग बात हो सकती है, बधाई भी दिया होगा, जरूर हो सकता है दिया ही होगा। लेकिन जब बार बार आप ट्वीट करते हैं, तो इस बार अगर आप ट्वीट नहीं कर रहे हैं, मतलब आप तो ट्वीट एक्सपर्ट माने जाते हैं ना, बात बात में छोटी सी बात होगी उस पर भी ट्वीट कर देंगे आप। तो अपने किसी मुख्यमंत्री को आप ट्विटर पे नहीं दे रहे हैं, उस पर चर्चाएं चल रही हैं, ट्विटर पे चर्चाएं भी चल रही हैं कि साहब इतने बज गया, अभी तक तो आया नहीं, अभी तक तो आया नहीं, ट्वीट उनका संदेश नहीं आया, बधाई संदेश। तो ये बात तो ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी के पास नहीं पहुंची होगी, अमित मालवीय तो मिनट मिनट पहुंचा रहे होंगे कि साहब देखिए वो फलाना अशोक पांडे का आ गया, या फलाना उनका आ गया, इनका आ गया, सब लोग ट्वीट कर रहे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो अगर वो चाहते तो इस सार्वजनिक चर्चाओं पर विराम लगा सकते थे, शाम को भी ट्वीट कर दिए होते, कहते भाई मैंने सुबह फोन करके जन्मदिन की बधाई दे दी थी, अब ट्विटर के जरिए भी बधाई दे रहा हूं। लेकिन इसकी जरूरत उन्होंने समझी नहीं अभी तक, तो बात यहीं आकर के फंस रही है। और जैसा देखिए, कई चीजें एक साथ जुड़ रही, मैंने कहा, जैसे बार बार एम्फसाइज करता हूं कि कोरोना काल का जो संकट है, वो ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते हुए लोग, नदियों में तैरती हुई लाशें, नदियों के किनारे रेत में धंसे हुए शव, ऊपर आ रहे शवों से उठाया जा रहा कफन, ये सारे चीख चीख करके उत्तर प्रदेश की हालत को बयान कर रहे हैं। अब आप हिंदू वाहिनी करते रहिए या हिंदू जागरण करते रहिए, जो लाशें हैं ये सब हिंदुओं की ही लाशें रही हैं, मरने वाले अधिकतर लोग हिंदू ही हैं। आप हिंदू राष्ट्र बना लीजिए, चाहे वो हिंदुत्व का कुछ भी परचम लहरा लीजिए, लेकिन आपने हिंदुओं के लिए किया क्या, बाकी लोगों के लिए क्या नहीं किया, वो एक अलग बात हो सकती है। दलितों की हत्याएं हो रही हैं, पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं, दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, ये सारी घटनाएं तो आपके राज में हो रही है ना। ये तथाकथित जो हमारा राम राज है, उस राज में तो सब कुछ हो रहा है। तो इस सब के
अच्छा, दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन है। किसान अपनी जायज मांगों को लेकर के 6 महीने से सड़क पर बैठे हुए हैं, यहाँ दिल्ली के सीमाओं को घेर करके खड़े हुए हैं। तो न इस पर न तो मोदी का के कान पे जू रेंग रहा है, न योगी के कान पे जू रह रहा है। तो अब उसका नतीजा भी इन्होंने देख लिया, पंचायत के चुनाव, पंचायतों के चुनाव में जिस तरह से जिला पंचायतों में इनकी भत पिटी है, जो हारे हैं ये लोग, तो ये सब बेचैनी का है। अन्यथा देखिए, ऐसा कोई कारण नहीं है कि 3 दिन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो घोषित तौर पे तो कहता है कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो कहता हम तो एक एनजीओ है, हम तो कोई हमारा लेना ही मतलब ही नहीं है। अब उसके घोषित जो प्रचारक हैं बीएल संतोष, जो भाजपा के संगठनात्मक मामलों के प्रभारी हैं, वो जाते हैं लखनऊ में, डेरा डालते हैं, लोगों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से, विधायकों से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्रियों से। अब पूछते हैं कि साहब ये जो हालत इस कदर बिगड़ गई है, अब इसका रास्ता क्या है? उससे भी बात नहीं बनती है तो दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में फिर मोहन भागवत भी आते हैं और सुरेश सोनी, भैया जी जोशी और कौन कौन जो उनके हैं लोग, सारे लोग एक साथ बैठ करके मंथन करें, तो ऐसे मामूली बात तो नहीं हो सकती कि उसके लिए आकर के खाली वो सब भोजन करने के लिए तो नहीं जमा हुए हैं दिल्ली में झंडेवालान में। झंडेवालान का जो ऑफिस है, वो जैसे बीजेपी का ऑफिस है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में, जो 5 सितारा या 7 सितारा होटल के बराबर का कहा जा रहा है। हमको किसी ने बताया कि जो उसी तरह के, उसी की नकल पे वो झंडेवालान का आरएसएस का मुख्यालय भी तैयार किया हुआ है। तो उस मुख्यालय में बैठ करके जो चिंतन हो रहा है, उसकी दिशा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को की बाधा को पार करने की है कि कैसे 2022 जीतेंगे, तब फिर 2024 की चुनौती का सामना होगा। क्योंकि उसी के साथ 5 और राज्यों में भी चुनाव, उत्तराखंड की हालत देख ही रहे हैं आप, फिर पंजाब है, पंजाब से बीजेपी को कुछ खास उम्मीद है नहीं। इस सब को लेते हुए देखिए, कहीं ना कहीं तो एक बात चल रही है। अब वो उसका क्या नतीजा निकलता है, मुख्यमंत्री बदले जाते हैं या कैबिनेट का रिशफल होता है, अरविंद शर्मा आते हैं, केशव मौर्य अध्यक्ष बनाए जाते हैं, या कोई ना कोई एक स्वरूप तो निकल करके आएगा। अभी जैसे बीच में आपने देखा होगा, जब चर्चाएं बड़ी जोर की चली, तो कुछ ब्यूरोक्रेसी में हेरफेर भी किया है योगी जी ने। अब कहा जा रहा है कि शायद वो उन लोगों के कहने पर ही ऐसा किया उन्होंने। और दूसरी तरफ अचानक देखा होगा आपने कि ट्विटर से लेकर के सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों पर अचानक योगी हिंदू हृदय सम्राट, योगी जी ने ये किया, योगी जी ने वो किया, सारा का सारा जो है वो यशोगान शुरू हो गया है। तो इस सब देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब वो क्या गड़बड़ है, देखिए 2-4-10 दिन में बात सामने आएगी। क्या अमरीश जी, क्या गड़बड़ है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें आ रही हैं, जैसे दलितों के ऊपर अत्याचार, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार। पिछले 5 साल में बहुत कुछ देखा झेला उत्तर प्रदेश ने, लेकिन उसके साथ साथ एक तरफ हम देख रहे हैं कि मायावती जी की पार्टी और खुद मायावती जी जिस प्रकार बिल्कुल ही शांत बैठी हुई हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने एक मौका बीजेपी के लिए छोड़ दिया है। और आने वाले समय में क्या होगा अभी नहीं पता, लेकिन साथ साथ ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार कोरोना काल में जो अभी जयशंकर जी बता भी रहे थे, तैरती हुई लाशें, नदियों के किनारे दफनाई गई लाशें, उसके बाद कफन चोर कहा जा रहा है इस सरकार को। अब वो कौन चोरी कर रहा है, हटा रहा है, क्या कर रहा है, ये यहाँ तक हम नहीं जानते हैं, नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन बहुत सारी बातें जो कि एक एंटी इनकम्बेंसी के लिए काफ़ी हैं, वो तमाम बातें यहाँ दिखाई दे रही हैं। इसके बाद जैसे उत्तराखंड में हमने देखा कि एक 15 दिन के अंदर आप मुख्यमंत्री बदल देते हैं, और यहां पिछले दिनों लगातार चल रही है बात, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, AK शर्मा जैसे प्रधानमंत्री के खासम खास को आप कैबिनेट में जगह नहीं दिलवा पाते हैं। तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि एक दबदबा, एक मजबूती योगी आदित्यनाथ जी की है, और यहां पे उनके इर्द गिर्द आप हैं तो राजनीति उनके इर्द गिर्द ही चलेगी, उसके अलावा और किसी की बात नहीं चलेगी। ये एक मैसेज जा रहा है धीरे धीरे वहां की जनता में भी। अब मैं जानना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव को देखते हुए, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात को देखते हुए, क्या योगी आज की तारीख में जितनी मजबूती के साथ अपने संगठन और RSS के साथ यहां दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने दिखाई दे रहे हैं, जनता के दरबार में भी उतने मजबूत दिखाई देते हैं क्या? देखिए, जहां तक पहले जब योगी जी को बनाया गया था तो भी पता था योगी जी कोई विकास करने नहीं आ रहे हैं, वो हिंदुत्व का चेहरा थे, उस समय भी थी। वरना विकास का अगर मॉडल होता तो शायद मनोज सिन्हा भी बन जाते। तो राजनीति तो कई तरीके से चलती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति आप ध्यान से देखिए, मंदिर केंद्रित राजनीति थी, धर्म केंद्रित राजनीति थी, और जितना भी अभी इस बद इंतजामी वगैरह हुई है, उस सब के बावजूद
हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसको आप मान के चलिए, वो योगी मोदी के साथ खड़ा हुआ है। हाँ, इतना वोट वो नहीं है कि वो बहुमत पे ले आए, ये एक समस्या है। इसी वजह से संघ के सामने बड़ी चुनौती आई है, और संघ जो कवायद कर रहा है वो योगी को हटाने या अफसर को लाने की कवायद नहीं कर रहा है। संघ की चिंता अगले चुनाव के अंदर पार्टी को कितना बहुमत दिलाने को लेकर के है, कैसे जीतेंगे, जो जनता का आक्रोश है उससे कैसे निपटेंगे, जो जातियों का समीकरण है उससे कैसे निपटेंगे। तो संघ की चुनौती कई मोर्चों पर चल रही है। सिर्फ अरविंद शर्मा को लेकर के होती तो शायद अब तक ये मामला निकल गया होता। अरविंद शर्मा जिस तरीके से लाए गए थे शुरू में, उस समय आप ध्यान से देखिए, मीडिया का एक बड़ा वर्ग उसने ये छाप दिया था कि ये योगी जी को जो है उसके कद को छोटा करने की कवायद है। और ये मैसेज मिलते ही योगी जी की जो राजनीति का तरीका है, उन्होंने अपना विरोध भी जताया और उसको मिलने का समय भी नहीं दिया अरविंद शर्मा को। तो ये तरीका था। लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है उत्तर प्रदेश में। जो तमाम कारण अभी जयशंकर जी ने गिनाए हैं वो सारी चीजें सामने हैं। अपोजिशन की स्थिति बिना कुछ किए भी हमें लग रहा है कि उनको जब भारतीय जनता पार्टी को लोग हराने के लिए वोट दे करेंगे तो अपोजिशन कौन कहां ये भी सामने आ जाएगा। फिलहाल संघ की चिंता इस समय अगला चुनाव ही है, और ये इसमें दो राय नहीं कहीं से कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक में काफी तेज गिरावट आई है। तो ये चुनौती है। बाकी उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि उसके बावजूद जो उनका कोर वोट बैंक है वो उनके साथ खड़ा है। तो अब ये जो केशव प्रसाद मौर्य की बात, ये बाकी बातें, अभी भी मुझे जो जानकारी मिली है कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के कोई प्रदेश अध्यक्ष वगैरह को बनाने की बात नहीं है, और उनको सहयोग करना ये संघ ने भी उनसे कह दिया है। और जो इस समय प्रदेश के अध्यक्ष है उनको भी कह दिया है कि आप योगी जी के साथ चलेंगे, उनकी बात मानते हुए चलेंगे। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि संघ या मोदी और शाह को लेकर के कि इस समय इतनी बड़ी टकराहट है। हाँ, ये ट्वीट वाला मामला ठीक है, लेकिन हमें लगता है संघ इससे कहीं ऊपर उठा हुआ है। वो ट्वीट पे नहीं उतनी चिंता कर रहा। उसकी चिंता यह है कि चुनाव कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे। और योगी जी को चूंकि उन्होंने बनाया है, उनको उभारा है, उनकी ग्रूमिंग तो आरएसएस ने की ना। केरल से लेकर के हैदराबाद तक तो किसने भेजा योगी जी को? उनको हिंदुत्व का चेहरा संघ ने बनाया। तो संघ उनके पीछे से हाथ हटा लेगा, ये मैं मानने को तैयार नहीं। जी जी आवेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। हिंदुत्व का चेहरा तो बनाया, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में अब जो इससे पहले आप देखिए, एक भाजपा के सामने 2-3 ऐसे मुद्दे रहते थे जो कि अब समाप्त हो चुके हैं। जैसे राम मंदिर का मुद्दा, मंदिर बना रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए आर्टिकल 370 हटाने का, तो कश्मीर से वो आप हटा चुके हैं। 3 तलाक के मसले पे भी आप उसको आप ला चुके हैं। एक आने वाले समय में आप देखिए कि उस पर भी बातें अब नहीं होंगी। सवाल ये उठता है, क्या अब जो सीएए, एनआरसी, इसको भी आप धीरे धीरे लाने और ये इस मुद्दे को उठा तो सकते हैं, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा के लिए शुरुआत से रहा है। उत्तर प्रदेश जो है वो जातीय समीकरण के आधार पर आगे बढ़ा, अल्पसंख्यकों को बांटने और तोड़ने के आधार पर आगे बढ़ता रहा, यानी कि वहां पे भाजपा की राजनीति चलती रही है और दूसरे दलों की राजनीति जातीय समीकरणों पर चलती रही है। अब आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि जब योगी अपने हठीले अंदाज में यहां दिखाई दे रहे हैं, आरएसएस और खासकर बीजेपी संगठन को योगी कहीं ना कहीं ये हम देख रहे हैं कि उनसे आगे निकलते हुए, और कई मसले पे, कई मौके पे यहां साफ दिखाई दे रहा है कि, और आज से नहीं, ये बुनियाद है। जबकि शुरुआत में आप देखिए कि अभी अमरीश जी ने बताया भी था कि मनोज सिन्हा को जब मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, उस समय भी उनको नहीं बनाया गया और लाए गए फाइनली योगी आदित्यनाथ जी। अब क्या लगता है, ये सारे मसले को अगर सामने रखा जाए, भाजपा की रणनीति क्या दिखाई दे रही है आज की तारीख में? अगर चुनाव हो जाए, भाजपा की रणनीति क्या होगी? दलितों को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, 3 तलाक को लेकर के, 370 को लेकर के, और एक नई धारा की तरफ भाजपा जाएगी या इधर योगी आदित्यनाथ के पीछे पीछे भाजपा चलेगी? क्या कुछ आपको दिखाई देता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? जी देखिए, एक बात तो साफ नजर आती है कि आपको भी पता है, सब जानते हैं कि मुझे याद है 2007 का जब विधानसभा चुनाव होना था, तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ जो है भाजपा छोड़ने तक की बात चल रही थी कि भाजपा छोड़ देंगे। 2007 की बात कर रहा हूं।
और 2017 में जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ तो लड़ करके बने, ऐसा नहीं उनको सौंप दिया गया। सब लोग जानता है कि मनोज सिन्हा की पूरी तैयारी थी, मनोज सिन्हा के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन वगैरह भी कर लिए थे, पूरी पूजा कर लिए थे। अचानक पता लगा कि योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। और यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ आरएसएस के आदमी नहीं रहे, आरएसएस के आदमी वो नहीं रहे हैं। 2017 के बाद उनको आरएसएस का बैकअप जरूर मिला है, उनको मुख्यमंत्री के तौर पे आगे बढ़ाने में आरएसएस की अपनी भी तो पॉलिटिक्स है, इस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात, यह बात साफ तौर पे नजर आती है, जो दिख रहा है कि मोदी और शाह अपने अहंकार को टूटते देखना पसंद नहीं करेंगे। योगी की जिद अपनी जगह है। अगर अगले सप्ताह के भीतर, 10 दिन के भीतर, मेरी बात कुछ लोगों से हो भी रही थी, संभव है कि अगर 150-200, जैसे कि अम्बरीश जी ने बहुत अच्छा नंबर बताया कि 200 लोग नाराज, अगर उन लोग चिट्ठी लिख कर कहीं केंद्र को भेज दे 200 विधायक, तब योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे ये बताइए। अगर 200 विधायक अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ चिट्ठी लिख दे तो क्या कर लेंगे। अगर एक बात साफ है कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में, जैसा कि जयशंकर जी भी बता रहे थे, कुछ न कुछ बड़ा जरूर होगा और वो दिखाई देगा। जहां तक रणनीति का सवाल है अगले विधानसभा चुनाव का, या पिछला 2017 में भी साफ था कि लेकिन इनके पास जो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कुछ ना कुछ नेशनल लेवल पर ऐसा होगा, उत्तर प्रदेश के कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे कि हिंदुओं का वोट एक जगह इकट्ठा हो। खास तौर से जो 18 से 25 साल के युवा हैं, जो कि बीजेपी के कोर वोटर हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे जो नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, उनका वोट अपने पक्ष में करने के लिए तमाम तरह की चीजें की जाएंगी। लेकिन उनसे पहले देखिए, योगी आदित्यनाथ से नाराजगी की केवल एक वजह है, अगर मोटे तौर पे देखा जाए कि संगठन क्यों नाराज है, संघ क्यों नाराज है, तो बड़ी सीधी सी बात है कि उनकी जो अपनी पॉलिटिक्स है, जाति वाली पॉलिटिक्स, कि यहाँ ठाकुर हैं तो हर प्रदेश, हाँ हर जिले में ठाकुर कलेक्टर होगा, एसपी राजपूत होगा, थानों में राजपूत एसपी वो दरोगा ही होगा। इस तरह की पॉलिटिक्स, और लगातार जिस तरह से तमाम ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ, तमाम ब्राह्मण, कैसे ब्रिजेश पाठक ने लिख दिया लेटर, अभी मैं देख रहा था कि हरीश द्विवेदी है एमपी, वो भी खिलाफ में खड़ा हो गए। इलाहाबाद के जो एमपी है कौशल किशोर, वो खड़ा हो गए, और क्या नाम है, पचौरी जी खड़ा हो गए उनके खिलाफ योगी जी के। तो बड़ी सीधी सी बात है, तमाम जातियां, अन्य जातियां बहुत नाराज हैं, दुखी हैं, और वो जानती हैं कि जब तक योगी आदित्यनाथ, विधायक साफ साफ कहते हैं भाजपा के, एक मेरे मित्र विधायक कह रहे थे कि भैया असल बात यह है कि जो मोदी जी के काम करने का ढंग केंद्र में है, जिस ढंग से वो काम करते हैं वहां पे, पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड है, और जो तरीका उनका है वही तरीका योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल करते हैं। और उसका नतीजा यह है कि भाई मोदी इस बात हन करेंगे कि उनके जैसा व्यक्तित्व का एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में हो। और ये उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही हो चाहे कोई रही हो, वो अगर कांग्रेस की सरकार में भी जब कभी केंद्र में इंदिरा गांधी रहा करती थी प्राइम मिनिस्टर, तो सोचती थी कि उत्तर प्रदेश का कई मुख्यमंत्री 5 साल लग गया तो उनके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो यहां पर तो योगी आदित्यनाथ थे, अगर 5 साल रह गए पूरा तो क्या होगा वो जानते हैं नरेंद्र मोदी के, हम अमित शाह को पता है। आई देखिए, असली लड़ाई, ये बात जो कहा नहीं जा रहा, लेकिन ये सच्चाई है कि ये शाह और योगी के बीच का झगड़ा असल में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये शाह और योगी के बीच छड़ी हुई। नंबर 2 कौन होगा 2024 में? जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो, वो साफ दिखता है। योगी आदित्यनाथ बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, और बिल्कुल वो चाहते हैं, जब जैसे कि जिस तरह का, याद करिए 2017 का वक्त,
किस तरह उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी सोशल मीडिया पर किस तरह का स्टॉर्म आया हुआ था। योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे तो क्रांति हो जाएगी, ये हो जाएगी। अमरीश जी को जाना है, इसलिए एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं अमरीश जी, उसके बाद क्योंकि आप पहले बताए थे कि आपको जाना है। सवाल ये है कि जब अभी तक हम यही देखते आए हैं अमरीश जी कि भाजपा में जो कुछ भी हो रहा था अभी तक जो होता आया है, कहा जाता रहा कि ये सरकार भी दो लोगों की है और भाजपा भी सिर्फ दो लोगों की है। इधर भी मोदी और शाह, उधर भी मोदी और शाह। लेकिन मोदी और शाह एक जगह जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात आ रही है तो वहां हम लोग चर्चा अभी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ पे, लेकिन क्या मोदी और शाह भी योगी आदित्यनाथ से पीछे हो गए हैं? मोदी और शाह को भी योगी आदित्यनाथ चुनौती दे रहे हैं यहां पे, ये साफ क्या माना जा सकता है? क्योंकि अभी तक तो यही दिखाई दे रहा है, ये मोदी जी और शाह ने चाहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए, हटा दिए। इन लोगों ने चाहा कि कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया जाए, गिरा दिए। इन लोगों ने चाहा कि येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, बना दिए। इन लोगों ने चाहा कि चलो पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंक दो, सरकार हमारी 200 के पार हो सकती है, बन जाएगी, नहीं बनी लेकिन ताकत झोंक दिए, पूरा का पूरा केंद्र वहां बैठ गया। तो अब क्या योगी जो हैं वो मोदी और शाह को सीधी चुनौती दे रहे हैं, ये मान सकते हैं हम? देखिए, उत्तर प्रदेश की तुलना किसी और राज्य से नहीं की जा सकती। पहली चीज, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से अगले केंद्र की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये तय कर देगा, उसमें मोदी और शाह के बस का भी नहीं है। इसलिए योगी जी की ये स्थिति बनी हुई है। अगर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की संख्या आधी से ज्यादा रह गई तो कहां से ये सरकार केंद्र में रह पाएगी? और योगी आदित्यनाथ और मोदी का जो झगड़े की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि चिंता, सबकी चिंता अगले चुनाव को लेकर के है। और योगी का कोई विकल्प चेहरा है क्या आपके पास? आप ध्यान से देखिए उत्तर प्रदेश में अरविंद शर्मा क्या है। अरविंद शर्मा ब्यूरोक्रेट है। अरविंद शर्मा जिस जात से आते हैं 2% वोट होगा। आप उस चेहरे पे चुनाव लड़ पाएंगे? केशव प्रसाद मौर्य, आप उस चेहरे पे चुनाव लड़ पाएंगे? पिछड़ी जाति का चेहरा अगर आप सामने कर देंगे तो जो अगड़ी जातियों का आपने समीकरण बना रखा था वो भी ध्वस्त होगा। योगी आदित्यनाथ का विकल्प उनके पास नहीं है। समस्या ये। दूसरी चीज, चुनाव में 8 महीना बाकी है। कैबिनेट में चाहे जो कर लें, डिप्टी बना लें या कुछ बना लें, 2 महीना मानसून का जाएगा, 2 महीना जाएगा आचार संहिता का। 4 महीने में अरविंद शर्मा क्या चीज कर लेंगे, जरा आप ध्यान से देख लीजिए। और बद इंतजामी की अगर बात करें, पूरे देश में बद इंतजामी हुई है, उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है। उसके लिए योगी जी से ज्यादा कहीं जिम्मेदार मोदी जी माने जाते हैं। अब राज्यों की बात कर लें, गुजरात मॉडल का वो बात करते हैं, सबसे ज्यादा बद इंतजामी, मौतें और बदहाली की अगर स्थिति थी तो गुजरात में थी। उत्तर प्रदेश उससे बेहतर स्थिति में रहा। तो ये कम से कम मानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है और इनके सामने चुनौती यह कि योगी का कोई विकल्प नहीं है। योगी को अगर हटा दिया तो हारना तो है। अब योगी जी के नेतृत्व में हारना है या मोदी जी के नेतृत्व में हारना है, यह भी तय किया जा सकता है। इसलिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। बस आखिरी वही बनता है कि आप ध्रुवीकरण कर ले जाए, उससे कोई फायदा मिल जाए तो हो सकता है कि इनको कोई ताकत मिल जाए उससे। लेकिन फिलहाल की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पशोपेश में है, परेशानी में है। नेतृत्व अगर योगी को बदलेगी तो भी दिक्कत है, योगी को नहीं बदलेगी तो भी दिक्कत है। तो ये गले की फांस है योगी संघ के भी और भारतीय जनता पार्टी के भी। जी, बहुत धन्यवाद अमरीश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। और हम तो चाहते थे कि आप आखिर तक जुड़ते, लेकिन आपने पहले ही कह दिया था कि आपको जाना है। तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, इस कार्यक्रम से जुड़े आपको बहुत धन्यवाद। और सीधे आना चाहूंगा जयशंकर जी आपके पास। इस वक्त जैसी हम बात कर रहे हैं खासकर योगी आदित्यनाथ को लेकर के, और ये जो उथल पुथल है बीजेपी के अंदर, उसको लेकर के अगर हम थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाएं तो इस उथल पुथल में किसी और की सियासी नैया क्या पार लगेगी? आपको ऐसा लगता है? यानी विपक्ष का इससे क्या कोई फायदा हो सकता है? आप याद कीजिए कि पिछले चुनाव के समय सपा 2 फाड़ में हो गई थी। सपा में चाचा भतीजा के बीच में जो लड़ाई हुई उसका फायदा मिला था बीजेपी को। और अब क्या ये जो फायदा, ये जो 2 फाड़ यहां दिखाई दे रहा है, अगर
छोड़ दीजिए अमित शाह को, छोड़ दीजिए यहां मोदी जी को, अगर बीजेपी के अंदर भी अगर झांक के देखें हम, और जैसा कहा जा रहा है कि 200 लोग ऐसे निकल आएंगे, 200 विधायक ऐसे निकल आएंगे जो आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं, जो खुल के आवाज नहीं उठा रहे हैं। अगर ये तमाम चीजें हम देखें और जब धरातल पे आप जाएंगे, जब वोट मांगने जाएंगे और वहां जब एक दूसरे की मतलब लेग पुलिंग की जाएगी, उसमें क्या इन तमाम चीजों को नजर अगर एक जगह रख करके एक मंच में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, बसपा, चाहे कांग्रेस, ये तमाम पार्टियां जो हैं उसका फायदा, या कहें तो पूरा का पूरा विपक्ष ये फायदा उठा सकता है क्या? इसके साथ एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं कि अब बातें ये आ रही हैं कि जो पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ आ रहे हैं। इस पर भी जरा मैं चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार और कई लोग कहते हैं कि चूंकि इनको हराना है तो सबको अलग अलग रहना चाहिए, एक साथ नहीं रहना चाहिए। एक साथ रहने का मतलब यह होता है कि फिर ध्रुवीकरण हो जाता है, फिर भाजपा को फायदा हो जाएगा। ओवरऑल आने वाले चुनाव में इन तमाम रणनीतियों पे अगर देखा जाए, ध्यान दौड़ाया जाए, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पहली बात तो है, जैसे बार बार यही बात उभर करके आ रही है, मैं आपसे थोड़ा सा पीछे ले जाकर के बात करना चाहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी को गोवा में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय समिति की बैठक में जब नेता चुना जा रहा था और अडवाणी जी किनारे किए जा रहे थे, तो मैं वहां था उस समय, तो हमारी किसी बड़े नेता से बात हुई थी, संघ के नेता से बात हुई थी। तो उनका जो ये कहना था, बाद में भी वही बातें उभर करके आई कि भाई देखिए, हम लोगों ने अडवाणी जी को टेस्ट कर लिया, राजनाथ सिंह को टेस्ट कर लिया, गडकरी का भी नाम बढ़ा लिया, लेकिन जो आकर्षण मोदी के नाम पे बन पा रहा है, जो गुजरात मॉडल उनका उस समय चूंकि मीडिया ने इतना बढ़िया उनको पेंट किया हुआ था, तो उसको देखते हुए और कोई हमारे पास विकल्प है नहीं, अब उन्हीं का है, उसी पर दारोमदार है, अगर जीते तो नहीं जीते तो बात बराबर ही है। लेकिन हमको लगता है कि अब हालत यह है कि जैसे अब दोनों पोस्टर बॉय हो गए, दो पोस्टर बॉय हो गए, मोदी हो गए, योगी हो गए, और अमित शाह तो खैर उनके लेफ्टिनेंट ही रहेंगे मोदी के, अभी उनका अपना कोई अलग से कोई वजूद ऐसा बन पाए ऐसा कुछ तो दिखा नहीं है। लेकिन ये दोनों पोस्टर बॉय लगातार पिछड़ रहे हैं। मतलब जैसे मैं बार बार इस बात पे एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए देश भर में, वहां वहां भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, बहुत अच्छे नतीजे नहीं मिले। चाहे बिहार के भी जिन क्षेत्रों में गए थे वहां का, बंगाल का लीजिए या हैदराबाद के नगर निगम का चुनाव हो वहां लीजिए, और केरल में भी शायद गए थे, जहां जहां गए, यहां तक कि अपने उत्तर प्रदेश में भी जितने उपचुनाव हुए, जितने पंचायतों के भी चुनाव हुए, इसमें भी उनका कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस उभर करके आया हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। तो अब चूंकि देखिए, मोदी जी चाहते तो कभी क्या उनको बदल कर लिए होते, लेकिन क्योंकि मोदी का भी वो रुतबा अब नहीं रह गया उतना ज्यादा जो पहले 2 साल पहले तक था, 1920 तक था, वो अब वो हालत नहीं रह गई है। तो जब दोनों से जो है थोड़ा आपस में एक दूसरे को कमजोर महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे की तरफ देख सकते हैं, आंख उठा करके देख सकते हैं, वो भी तरेड़ सकता है, तो उसमें अब किसकी आंख झुकेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन मोदी जी को जानने वाले लोग ये जानते हैं अच्छी तरह से कि एक बार जो उनकी निगाह में चढ़ गया तो उसको कभी बख्शते नहीं है, माफ नहीं करते। नीतीश कुमार हमारे मित्र हैं, वो सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने थाली वापस कर ली थी, उनके सामने दूध परोसी हुई, आज किस हालत में है, आज लानत मलामत हर तरह का झेल रहे हैं और बेइज्जत होकर के मोदी जी के सर में बैठे हुए हैं। तो वो स्थितियां हैं। अब रहा सवाल कि 2022 में क्या होगा। अगर मान लीजिए ये योगी बने रहे, उनके प्रति विधायकों की नाराजगी, उनके प्रति ब्यूरोक्रेसी के बड़े तबके की नाराजगी, उनके प्रति जनता के बहुत बड़े हिस्से की नाराजगी अगर बनी रहती है तो फिर होगा क्या। मैंने शुरुआती अपने वक्तव्य में यही बात कही थी कि अगर विपक्ष बटा बिखरा नहीं नजर आता है, उटकटवा भूमिका में नजर नहीं आते हैं लोग, और अपनी राजनीति में सुधार नहीं करते हैं, अगर यही मैसेज जाएगा कि एक पार्टी आएगी तो एक जाति के लोग प्रभावी हो जाएंगे और उछल कूद मचना शुरू हो जाएगा और दूसरा एक अलग से ये बनेगा, तो उससे बात बनेगी नहीं। क्योंकि इनके पास जो है मीडिया इतना बड़े पैमाने पे साथ में है, सोशल मीडिया और मीडिया, ये किसी को भी बदनाम करने की क्षमता रखते हैं और मिनटों में काम तमाम करते हैं। अब जो
कांग्रेस का जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ किसी तरह का तालमेल बन रहा है, तालमेल तो उनका लोकसभा के चुनाव में भी बना था, लेकिन अब वो बात आगे बढ़ी नहीं। अब चूंकि हारे तो सभी लोग थे, लेकिन अब पता नहीं हड़बड़ी में कैसे क्यों समझौता तोड़ लिया था। फिर समाजवादी और बसपा का एक तालमेल बना था, वो भी सिरे नहीं चढ़ पाया। तो जो भी राजनीतिक तालमेल या गठबंधन होते हैं वो तात्कालिक नहीं होते हैं। उसमें अगर कोई वैचारिक आधार पर कोई एकता एकजुटता बनती है तो फिर वो आगे चलती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कम से कम यह है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ एक कॉमन मैनिफेस्ट हो सकता है, दोनों का एक जुड़ाव हो सकता है। उसको देख करके अगर ये लोग कुछ बनते हैं कि देखिए अभी जैसे समाजवादी पार्टी की राजनीति में अखिलेश यादव ने भी जिस तरह से अन्य जातियों को प्रमुखता देना शुरू कर दिया है, न तो यादव ही नहीं बल्कि पिछड़ी जातियों में भी अन्य जातियों के, जैसे अभी बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता दो लोग हैं, ये लालजी वर्मा और रामअचल राजभर की बात हो रही है। लालजी वर्मा जी कुर्मी हैं और रामअचल राजभर जी राजभर हैं। और भारतीय समाज पार्टी जो है हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, उसके साथ भी अखिलेश का एक तरह का समझौता बन गया है, साथ काम करने का एक मनस्थिति बन गई थी पिछले दिनों। तो अगर इस तरह से कुछ करते हैं, आपस में कोई एक सामाजिक संतुलन बनाते हैं, देखिए बीजेपी के लिए ये कहना काफी नहीं हो सकता है कि सिर्फ सवर्ण मतदाताओं ने मिलकर के बीजेपी को चुनाव जिता दिया था, सरकार बना दिया था, ऐसा नहीं। केशव मौर्य उस समय उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे और उनके नाम पे जो जिस तरह से बीजेपी ने चलाया, कैंपेन चलाया उस बार, वो जो सामाजिक संतुलन बनाने का, सामाजिक ध्रुवीकरण का जो खेल किया कि साहब अदर देन यादव अन्य पिछड़ी जातियों को लामबंद करो, उसमें ओम प्रकाश राजभर के भारतीय समाज पार्टी से तालमेल कर लिया। उसके बाद ये स्वामी सात मौर्य जो थे, कोरी कुशवाहा के बड़े नेता थे, उनको बीएसपी से तोड़ करके ले आए। फिर केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो एक तरफ तो अदर देन यादव अन्य पिछड़ी जातियों को लामबंद करने की रणनीति बनाई और दूसरी तरफ अदर देन जाटव, जाटव चमार के अलावे जो दलित जातियां हैं, खटिक जाति, पहले से ही खटिक लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ रहते रहे हैं, क्योंकि वो जो कसाई बाड़े का जो सुअर काटने का उसका जो खेल रहता है, उनका आपस के झगड़े आपस में इनके ही होते रहते हैं। तो मतलब मुसलमान जो चिक होते हैं या इनके जो खटिक लोग होते हैं, तो उनसे झगड़े वगड़े आपस में होते रहते थे। तो खटिक लोग बड़े पैमाने पे बीजेपी के साथ पहले से भी रहते थे। बाद में हो गया कि जो जाटव और चमार थे, उनके अलावे जो दलित जातियां थी, वो सब लोग लामबंद हो गए, बीजेपी के साथ जुड़े। अन्य पिछड़ी जातियों के लोग भी बीजेपी के साथ बड़े पैमाने पे आए, राजभरों का बहुत बड़ा सपोर्ट इनको मिला। वो चीज अब रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी? दलित जातियां, दलितों पे जिस तरह से अत्याचार हुए हैं, जिस तरह से दलित बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, उनको जला दिया गया, उनको मतलब अंत्येष्टि तक नहीं मुयस्सर हुई। यही हाथरस में बगल में आगरा में जब भी घोड़चढ़ी की बात हुई तो उन बच्चों पे, जो लड़के जिनकी शादी हो रही थी, उनको प्रताड़ित किया गया। ये सारी स्थितियां जिस तरह से उभर करके आ रही हैं, तो हमको नहीं लगता कि 2017 में जिस बड़े पैमाने पे दलितों ने वोट किया था बीजेपी के पक्ष में, दलितों के बड़े हिस्से ने, मतलब सारे दलित तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दलितों के बड़े हिस्से ने जिस तरह से भाजपा के पक्ष में मतदान किया था, वो इस बार फिर कर पाएंगे। उसी तरह से अन्य पिछड़ी जातियों का भी है। कहीं ना कहीं जो कोरी कुशवाहा जाति के लोग थे, उनके मन में कहीं ना कहीं लगता था कि केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बना सकती है भाजपा, एक पहली बार जो होगा, एक हमारे समाज का भी, अन्य पिछड़ी जाति का भी एक आदमी कोई मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अब उसकी हालत ये कर दी थी, मैंने जब एक दिन आप इसी कार्यक्रम में हम लोगों की चर्चा हो रही थी 7 बजे वाले कार्यक्रम में, तो हमने बताया था, हमने एक तस्वीर देखी जिसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ दिनेश शर्मा उनके उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और बीच में स्टूल पर बैठे हुए हैं केशव मौर्य। दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, दिनेश शर्मा भी और केशव मौर्य भी। केशव मौर्य स्टूल पर बैठे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, दिनेश शर्मा भी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो ये फोटो बड़ी तेजी से वायरल हुआ था उस समय और लोगों ने कहा कि देख लो पिछड़ी जातियों के लोग, तुम्हारी हैसियत भाजपा में यही है। ये जो मनुवादियों की पोषक पार्टी है, इस मनुवादी व्यवस्था में, इस मनुवादी भाजपा में केशव मौर्य या हमारे प्रतिनिधि की हालत यही है। तो अब सवाल यह है कि ये जो नाराजगी जिस तरह से बढ़ रही है दलित जातियों में, पिछड़ी जातियों में, इसको कौन कैप्चर करेगा? कांग्रेस में प्रियंका गांधी कई बार आती हैं, अपना हवा बनाती हैं, लेकिन फिर अचानक गायब भी हो जाती हैं।
तो जब तक कोई जमीन पे जुड़ करके, या जैसे मान लीजिए कोरोना का काल था, या बेरोजगारी का सवाल है, या महंगाई का सवाल है, किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, और बहन जी से तो इस सब से मतलब ही नहीं रहा। कांसीराम जी के जमाने में भी वो कहते थे कि हम आंदोलन नहीं करने वाले हैं, हम तो एक खास तबके को उसका अधिकार उसके हाथ में दिलाने की बात करते हैं, हमारा भरोसा आंदोलन वगैरह में नहीं है। तो मायावती जी को तो छोड़ दीजिए, लेकिन अखिलेश यादव ने या प्रियंका गांधी ने हाल के दिनों में किसी एक सवाल पे, ये बात भी सही हो सकती है कि चूंकि कोरोना काल है, लॉकडाउन है, ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, जमा नहीं, लेकिन जो सांकेतिक लड़ाई है, जो सड़क पर उतरने की बात है, ट्विटर और फेसबुक से या व्हाट्सएप से थोड़ा अलग हट करके, क्योंकि ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो उनकी यूनिवर्सिटी है बीजेपी की और आरएसएस की, उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं। कभी कभार थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपको, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, कुछ ट्वीट में लाइक्स बढ़ जाएंगे, हो सकता है, लेकिन वो मुकाबला उस ढंग से नहीं कर सकते। जब तक आप अपना जो जनाधार है उसके लिए सड़क पर नहीं उतरेंगे, कुछ उस ढंग से काम नहीं करेंगे, तो हमको लगता है बहुत आसान नहीं होगी लड़ाई। ये नाराजगी है बीजेपी, लेकिन आप ये भी सोचिए कि एक जमाने में 1974 तक की जो राजनीति थी उत्तर प्रदेश में, कि कांग्रेस को 30 से 35% वोट मिलता था, 30 से 34%, और बाकी जो है बाकी पार्टियों को मिलता था, लेकिन सरकार कांग्रेस की बन जाती थी। तो वही स्थिति अगर इस बार फिर हो गई, क्योंकि बीजेपी की एक कोशिश ये भी रहेगी कि कहीं ना कहीं कुछ किसी तरह से लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग खड़े हो जाएं, कुछ मायावती के लोग थोड़ा मजबूत कहीं दिखाई देने लग जाएं, कहीं कांग्रेस का थोड़ा ये हो जाए, कहीं इसका हो जाए, तो वो कोशिशें तो वो लोग करेंगे। अब उन कोशिशों को पार करते हुए विपक्ष अगर कोई ऐसी रणनीति बना सकता है, कोई एक तरह का एकजुटता बना सकता है, तो बात बन सकती है। और खासतौर से जिस तरह से पश्चिम बंगाल में दिखा है कि जो उठकटवा पार्टी के नाम पे जो भी रहे लोग, मैंने इतना बड़ा गठबंधन बना कांग्रेस का, लेफ्ट पार्टियों का और फुरफुरा शरीफ का भी, लेकिन जीरो आ गए, जीरो पे टिक गया करके। तो वही स्थिति, वो भी जागरूकता जग रही है कि उत्तर प्रदेश में ये भावना भी चल रही है कि अगर भाजपा को हराना है तो हराने की स्थिति में जो भी पार्टी है, जो भी उम्मीदवार है, उसी को साथ देना होगा। अगर ये रणनीति चल गई, ये रणनीति मतदाताओं के लेवल पर होगी, अगर ये चल गई तो भाजपा का सुपड़ा साफ होने में उत्तर प्रदेश में भी देर नहीं। जी रमेश जी, समय बहुत कम है, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूँगा, जल्दी से जवाब भी चाहूँगा। वो ये कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे? सीधा सवाल। सीधा सवाल आपका है, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल बीजेपी के लिए यह बेहद मुश्किल है, बेहद मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में एक भाजपा नहीं, बीजेपी योगी, बीजेपी मोदी 2 चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए फिलहाल इसकी संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, और इस बात की संभावना भी बिल्कुल नहीं है कि अरविंद शर्मा को फिलहाल, मुझे जैसा लगता है कि कोई अच्छी जगह या कोई कैबिनेट में जगह, इस तरह की चीजें नहीं होंगी, एकदम असंभव सी बात। अब योगी आदित्यनाथ जो चाहते हैं वो होगा फिलहाल, और टकराहट बढ़ेगी, यह भी तय है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जयशंकर जी, आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े रहे। कार्यक्रम समाप्त होने का समय आ गया है। बहुत धन्यवाद आवेश जी आपको भी कि आप जुड़े इस कार्यक्रम में, पूरे घंटे भर हमारे साथ जुड़े रहे। और हमारे एक साथी जिनको पहले जाना था, अमरीश कुमार जी, वो भी हमारे साथ जुड़े, उनको भी बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप जो लगातार कमेंट लिखते रहे, आप लोगों के कमेंट नहीं ले पाया, लेकिन मैं जैसा इससे पहले वाले कार्यक्रम में बोला भी था कि कल शाम 7 बजे जब हम हाजिर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों, आपके सवालों और आपके कमेंट्स का ही हम जवाब देने के लिए हाजिर होंगे। तो इसलिए, और रात, लेकिन कल 9 बजे हम इस कार्यक्रम को लेकर नहीं आएंगे। संडे है, कल रविवार है, तो रविवार को मैं भी थोड़ा छुट्टी के मूड में रहूंगा। और हमारा एक प्रोग्राम भी आता है, साप्ताहिक प्रोग्राम घूमता हुआ आईना, तो उसके लिए भी थोड़ा समय चाहिए होगा मुझे। तो मेरा जो साप्ताहिक प्रोग्राम घूमता हुआ आईना है उसको जरूर देखिए। और लेकिन 7 बजे हाजिर होंगे और आपके सवालों के साथ। कल कोई हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई एजेंडा नहीं होगा, किसी सब्जेक्ट पे बात नहीं, जो भी बातें होंगी वो आप लोगों की होगी। आप लोग जो लिखेंगे उन्हीं बातों पे, आप जो चाहते हैं पूछना हमसे, हमारे साथ और पैनलिस्ट होंगे, उनसे जो पूछना है उस पर हम आपके साथ रहेंगे, बैठेंगे और चर्चा करेंगे। तो अभी दीजिए हमें इजाजत, और इसके साथ कल शाम 7 बजे जब हम हाजिर होंगे तब आपके सवालों का हमें इंतजार होगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए
अपने सवालों के साथ जुड़िए और पहले मिनट से ही आपके सवालों के साथ हम जुड़ेंगे। और तब तक देखते रहिए डीवी लाइव, जुड़े रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।